Hi guys, welcome to Smart Commerce Classes. My name is Anshul Mittal and in today's video we will be covering the next part of chapter number 2 of ACCA-F2 and the name of the chapter is Source and Analysis, Sources of Data and Analyzing Data. ठीक है, तो लास्ट क्लास में we did mean, median, mod. So इस वीडियो में I'll try to cover the chapter. ज़्यादा कुछ चैप्टर में बचा नहीं है. Let's see, अगर करना पड़ा तो शायद एक वीडियो और बने, but I'll try to cover it in this video. So next topic that we will be doing now is expected values. So expected values, basically you can relate that with probability. It is kind of probability. अब probability इसका मैं example अगर तुम्हें दूँ, one coin has two sides, ठीक है, एक ये और इसके बैक वाला, ठीक है. अगर मैं तुम्हें बोलूँ लेट्स से इस साइड की आने की कितने चांसेस हैं, तो व्हाट यू विल से 50% चांस. हर साइड के आने के 50% चांस है अगर मैं कॉइन को टॉस करूंगा. सो दिस इज लाइक एक्सपेक्टेड वैल्यू. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हम एक तरह से ये निकालते हैं कि अगर हमें कुछ टर्म दी हुई है, कुछ चीज़ दी हुई है, उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज सम ऑफ रिक्वायर्ड वैल्यू. ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा नहीं हुआ तो लिख लेना कॉपी में. सम ऑफ, नीचे लिखता हूँ सॉरी, सम ऑफ रिक्वायर्ड वैल्यूज डिवाइड बाय सम ऑफ टोटल वैल्यूज. सम ऑफ रिक्वायर्ड वैल्यू डिवाइड बाय सम ऑफ टोटल वैल्यूज, उससे आ जाती है हमारी प्रोबेबिलिटी. जैसे यहाँ पे रिक्वायर्ड है वन साइड, टोटल साइड है टू, सो प्रोबेबिलिटी इज हाफ और वी कैन से 50%. अभी आगे 2-3 क्वेश्चन करेंगे, वहाँ से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. सो प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेसेस द लाइकलीहुड ऑफ एन इवेंट ऑकरिंग. नोट द टर्मिनोलॉजी हियर. द इवेंट रेफर्स टू सिंपली व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर, सच एज विनिंग अ टेंडर और रोलिंग अ 6. In an event is certain to occur, then it is probable of 1. देखो, अगर तो इवेंट होगा, पक्का होगा, तो प्रोबेबिलिटी 1 आएगी. अगर इवेंट बिल्कुल नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी 0 आएगी. तो प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1. अगर प्रोबेबिलिटी हमारी 1 से ज़्यादा या 0 से नेगेटिव आ रही है, दैट मीन्स हमारा आंसर गलत है. अभी कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे होता है, यह मैं आगे बताऊँगा. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. सो अभी इसको छोड़ देते हैं, ये सिंपल है, या चलो पढ़ लेते हैं. फॉर एनी इवेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग must lie between 0 to 1. If a calculation of probability is bigger than 1 or less than 0, then you have a mistake. Higher the probability is, then more likely that the event will happen. In any given scenario, the probabilities associated with all possible outcomes must be added up to 1. ये पढ़ेंगे अभी, ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा. ठीक है, तो अभी इसको छोड़ के, इस एग्जाम्पल को छोड़ के लेट्स डू अ क्वेश्चन. अब क्वेश्चन इज एन ऑर्डिनरी 6 साइड डाई इज रोल्ड. ठीक है, एक जो डाइस होती है, दिस इज डाइस. डाइस बेसिकली जब हम लूडो खेलते हैं उसके लिए जो डाइस होती है जिसमें 6 नंबर्स होते हैं, वो रोल किए. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल शो अ नंबर लेस देन 3. नंबर लेस देन 3 दैट मीन्स 1 and 2. नंबर लेस देन 3, 1 and 2, या तो हमें 1 चाहिए या 2. तो मैंने जो फॉर्मूला बताया था, टोटल नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हमें चाहिए दैट इज 2, 1 + 1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ दैट टोटल वैल्यू. बेसिकली टोटल नंबर इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 6. डाइस में 6 साइड्स होती हैं, तो डिवाइड बाय 6 दैट मीन्स 1/3. सो प्रोबेबिलिटी, और इसको वी कैन से 33.33%. सो एनी नंबर लेस देन 3 आने की प्रोबेबिलिटी है 33.33%, इससे ज़्यादा नहीं है. ठीक है, तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत ही सिंपल अंडरस्टैंडिंग वाले हैं. आगे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 14 ये करते हैं, सीधा क्वेश्चन करते हैं और अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. 4 people are asked to select a card at random from a standard pack of playing card. A standard pack of playing card has 52 cards. Each are split into 4 suits: heart, club, diamond, spades. Each suit has 13 cards.
बेसिकली क्या होता है, जो हम पत्ते खेलते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, कार्ड्स में 4 होते हैं, हार्ट, क्लब, डायमंड, स्पेड। ये तुम्हें ऐसे शायद रिकॉल तुम कर पाओ, हार्ट, क्लब, डायमंड और स्पेड। ठीक है, हो सकता है मैं इन दोनों में शायद मिक्स हो गया, मैं ज़्यादा कार्ड्स नहीं खेलता। तो हार्ट, क्लब, डायमंड और स्पेड, ये 4 हमारे टोटल कार्ड में पार्ट होते हैं और हर एक के 13 होते हैं, हर एक के 13 होते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में हमें कुछ चीज़ गिवन होगी और हमें निकालनी होगी कि उस चीज़ के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा था, दैट इज ये रहा, सम ऑफ रिक्वायर्ड वैल्यू डिवाइड बाय सम ऑफ टोटल वैल्यू। यहीं से हमारे मोस्टली सारे आंसर आ जाएंगे। सो अब देखते हैं क्वेश्चन और क्या बोल रहे हैं। हार्ट एंड डायमंड्स आर रेड कलर वेयर एज क्लब एंड स्पेड्स आर ब्लैक कलर। ये जो हार्ट और डायमंड होते हैं, हार्ट और डायमंड ये रेड कलर के होते हैं और स्पेड और क्लब ये ब्लैक कलर के होते हैं। स्पेड और क्लब ये ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, 4 बंदों को हमने कहा था कि आप रैंडम कार्ड्स निकालो। द कार्ड इज रिप्लेस्ड बिफोर द फॉलोइंग सिलेक्शन सो दैट ईच सिलेक्शन इज फुल फ्रॉम फुल पैक। बेसिकली क्या है कि एक बंदे ने जब कोई कार्ड निकाला, कोई भी कार्ड निकाला, वो कार्ड निकालने के बाद नेक्स्ट बंदा जब कार्ड निकालेगा तो वो पत्ता उसमें वापस रख देगा। दैट मीन्स टोटल पहले कार्ड्स अगर 52 हैं, इसमें से एक बंदे ने एक कार्ड निकाला तो 51 हो गए। अब दोबारा से वो अपना कार्ड इसमें वापस रख देगा तो दोबारा से 52 हो जाएंगे। तो हर बंदे की जो हम प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे टोटल 52 से करेंगे। अगर यहाँ ये लाइन ना लिखी हुई थी और लिखा होता कि हर बंदा अपना कार्ड निकाल के अपने पास रख लेगा, तो उस केस में 52 है, फिर अगले बंदे के पास 51 जाएंगे, फिर 50, फिर 49। ठीक है, ऐसे। अब इसको छोड़ के लेट्स डू दी क्वेश्चन। हमें बोला गया है ए ने पिक्ड अप अ किंग, ए ने किंग निकाला है। अब किंग क्या होता है, इसमें मैंने एक चीज़ तुम्हें बतानी भूल गया। यहाँ पे जैसे नंबर 13 है तो 11, 11, 11, 12 एंड 13। 11 होता है हमारा जैक, 12 होता है क्वीन और 13 होता है किंग। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि टोटल कार्ड्स में टोटल किंग कितने होते हैं, तो किंग हमारे 4 होते हैं। एक किंग होगा हार्ट का, एक क्लब का, एक डायमंड का, एक स्पेड का। 4 ही किंग होंगे क्योंकि हर एक में 1 2 13 1 2 13 13 पत्ते होते हैं। तो 4 4 13 पत्ते होते हैं। तो किंग हमारा जो 13th नंबर है वो 4 बार आएगा। सो अब हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि ए ने किंग निकाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पिक्ड अप द किंग। तो मैंने बताया था टोटल ऑफ रिक्वायर्ड वैल्यू, हमें किंग चाहिए, टोटल किंग 4 होते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 52। तो 4 डिवाइड बाय 52, 4 डिवाइड बाय 52, सो दिस इज 1 डिवाइड बाय 13। इट कैन बी कॉल्ड एज 1 डिवाइड बाय 13। और अगर परसेंटेज निकालना है 1 डिवाइड बाय 13 इंटू 100, तो दिस इज 7.692%। ये होगी प्रोबेबिलिटी मेरी, दिस द प्रोबेबिलिटी फॉर किंग की। व्हाट बी पिक्ड अप अ रेड कार्ड। अब रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल में 13 + 13 26 रेड कार्ड्स होते हैं, 26 रेड कार्ड्स होते हैं। टोटल कार्ड्स आर 52 क्योंकि इसने पता अपना वापस रख दिया निकाल के। तो 26 रेड कार्ड होते हैं, टोटल 52, दैट मीन्स 1/2, और इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 50% कि 50% चांसेस हैं हमारे पास एक रेड कार्ड आएगा। सी पिक्ड अप अ क्लब। अब क्लब कितने होते हैं हमने पढ़ा था, 13 क्लब होते हैं। तो 13 नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कार्ड 13 डिवाइड बाय 52, तो 1/4 और 25%, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 25%। डी पिक्ड अप एस ऑफ स्पेड्स, एस ऑफ स्पेड्स। अब स्पेड्स टोटल है 13, अब उसमें से भी सिर्फ एक निकाला यानी इक्का, इक्का इज एक नंबर,
उसको सिर्फ एक निकालना है। तो एस तो वैसे 4 होते हैं, लेकिन स्पेड्स का तो एक ही होगा, 4 इक्के होंगे, स्पेड, डायमंड, क्लब और हार्ट के। हमें सिर्फ स्पेड चाहिए इक्का चाहिए स्पेड का, तो वो तो एक ही होगा। अब इक्का अगर एक ही होगा, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी विल बी 1/52, और वी कैन से दैट 1 divided by 52 into 100, it is 1.92%. So this is the probability of इनका के इनके पत्ते आ सकते हैं। इतनी परसेंटेज है, इतनी प्रोबेबिलिटी है कि जो इन्होंने सोचा है वो कार्ड्स आएंगे या नहीं आएंगे। वेरी सिंपल, बिल्कुल प्लेन मैथ्स है, कुछ भी इसमें खास नहीं है। ठीक है, अब आगे, many business situations require a choice between numerous courses of action. Given that these choices lead to future outcomes, the result will be uncertain. Clearly, the decisions maker experience and judgment are important for a good choices in such instances. It is important to make these choices as good as possible that they can affect the future of the organization. So basically, one technique which can help finding the future value. फ्यूचर वैल्यू निकालने का एक तरीका क्या हो सकता है? हालांकि फ्यूचर वैल्यू निकालने का बजटिंग चैप्टर में भी हमने सारा पढ़ा है, बट उसका एक और तरीका क्या हो सकता है निकालने का, दैट इज बाय यूजिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज, ध्यान से देखना, एक्स इज द आउटकम, के आउटकम क्या है, और सम ऑफ पी, और पी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम, के आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम, कि आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो सम ऑफ पी इंटू एक्स, सम ऑफ पी इंटू एक्स। अब एक क्वेश्चन से करते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। अ कंपनी हैज रिकॉर्डेड द फॉलोइंग डेली सेल्स ओवर लास्ट 200 डेज। तो डेली सेल्स इतने इतने यूनिट्स है कंपनी की। डेली सेल्स 100 हुई 40 दिन, डेली सेल्स 200 हुई 60 दिन, डेली सेल्स 300 हुई 80 दिन, डेली सेल्स 400 हुई 20 दिन। व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड सेल्स लेवल इन द फ्यूचर? फ्यूचर में सेल्स लेवल क्या होगी? तो एक तरह से ये हमारा एफ है, दिस इज एक्स, और ये हमारा एफ है। अब यहां पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। सो जैसा कि मैं कहता कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। सो प्रोबेबिलिटी निकालने का यहाँ पे मैं फॉर्मूला नहीं बताना चाहता, वो कोई फायदा नहीं बहुत सारे फॉर्मूले लर्न करके। तो प्रोबेबिलिटी हम सिंपल देखेंगे, जैसे हम एक रेशो निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज, तो टोटल नंबर ऑफ डेज इज 200। सो 40 डेज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 40 डिवाइडेड बाय 200, तो 40 डिवाइडेड बाय 200 इट इज 0.2, मतलब इस वैल्यू की आने की प्रोबेबिलिटी है 0.2। देन 60 डिवाइड बाय 200, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3, ऐसे इसकी आ जाएगी 0.4 और इसकी आ जाएगी 0.1। सो ये आ जाएगी मेरी प्रोबेबिलिटी, कि टोटल प्रोबेबिलिटी मेरी हो गई 1, जैसा कि हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी 1 से कभी भी ज़्यादा नहीं होती। इसकी 100 सेल्स की आने की प्रोबेबिलिटी है 0.2, 200 के आने की है 0.3, इसकी 0.4 एंड 0.1। ये कैसे निकाली मैंने दोबारा बताता हूँ, टोटल ऑफ दिस डिवाइड बाय रिक्वायर्ड वैल्यू, जैसे हमने पढ़ा था ना, टोटल ऑफ वैल्यू डिवाइड बाय रिक्वायर्ड वैल्यू। तो 40 डिवाइड बाय 200, इतनी ये मैंने प्रोबेबिलिटी निकाल ली। सो व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड सेल्स लेवल इन फ्यूचर? तो फ्यूचर सेल्स लेवल वैल्यू क्या होगी, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज सम ऑफ पी इंटू एक्स, सम ऑफ पी इंटू एक्स, ये एक्स है ये पी है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 इंटू 2 20, 200 इंटू 3 60, 300 इंटू 4 80। ओ सॉरी गाइस, सॉरी, हाँ मैं सही कर रहा था। 100 इंटू 2 20, 200 इंटू 3 60, 300 इंटू 4 120 और 400 इंटू 1 40। ठीक है, तो सम ऑफ दिस विल बी दी प्रोबेबिलिटी, तो दैट मीन्स 60 प्लस 20 80, दिस इज 240। तो यहां से मैंने अपनी एवरेज निकाल दी कि फ्यूचर में एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है 240, दैट मीन्स 240 सेल्स पर डे हमारी होगी, 240 सेल्स पर डे हमारी होगी। तुम इसको एक तरह से वो एवरेज भी बोल सकते हो, इसको एक तरह से हम एवरेज भी लगा सकते हैं कि चारों की एवरेज हमारी इतनी आ रही है,
तो दैट मीन्स 240 इज द एवरेज। एक बार एवरेज से करके देखें, इसको ट्राई करते हैं एक बार, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एवरेज से भी आंसर सेम आएगा। सो दिस इज 4000, 12,000, 24,000, 8,000. So 4,000 plus 12,000 plus 24,000 plus 8,000. So this is 48,000. So 48,000 divided by total number of days. 48,000 divided by 200 divided by 200. अरे जादू 240. So guys, basically expected value is another form of mean, another form of arithmetic mean. ठीक है, मुझे भी लग रहा था पहले कि जब ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो मुझे लग रहा था कि एक तरह से इन्होंने एवरेज निकाल दी कि एवरेज ये है, बस फॉर्मूला अलग हो गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला नाम दे दिया इसको। तो प्रोबेबिलिटी निकाल के देन एक्स को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आई, दिस इज सम ऑफ पी एक्स। एक फॉर्मूला हमारा ये होता है, एक फॉर्मूला जो हमने एवरेज के टाइम पे पढ़ा था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ डेज, यहाँ से हमारी एवरेज आ गई। तो दोनों से मोस्टली मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से समझ आया कि आंसर सेम ही आएगा, बट एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है, प्रोबेबिलिटी के थ्रू हम आंसर निकालते हैं। ठीक है, देखो इन्होंने प्रोबेबिलिटी के थ्रू आंसर निकाला है, देन ये जो फॉर्मूला है, ये जो मैंने मल्टीप्लीकेशन किया है, ये वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे करी है और ऐसे इन्होंने आंसर निकाल दिया। सो व्हाट डज दिस मीन? ऑन एन एवरेज वी सेल 240 यूनिट्स अ डे. On a particular day we will sell 100 or 200 or 300 or 400. So average cannot actually happen. While this worries some, most managers are happy to make decision based on expected values. ठीक है, so let's do test your understanding 15. So an entity must make a decision between the three options A, B, C. The possible profit and losses are, option A का है 2000 profit और उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5, अदरवाइज अ लॉस ऑफ 500। ऑप्शन बी का भी दिया हुआ है, सी का भी दिया हुआ है, मैं नहीं पढ़ रहा, आगे पढ़ूंगा। यूजिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू विच ऑप्शन शुड बी चूजन, हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू को यूज करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन बेटर है। दैट मीन्स हमें तीनों ऑप्शन की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम ऑप्शन ए की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं। 2000 के प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है 0.5, अदरवाइज हमारा 500 का लॉस होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 होगी। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 0.5 है इसकी, तो 0.5 नेगेटिव की होगी इसकी लॉस की। सो दैट मीन्स इसका हमारा टोटल आ गया 1000 और इसका आ गया 250 नेगेटिव। सो दैट मीन्स 750 इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो फर्स्ट ऑप्शन की हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है $750 के, ऑन एन एवरेज $750 हम कमाते हैं। ऑप्शन 2 के केस में प्रॉफिट ऑफ 8000 विद प्रोबेबिलिटी ऑफ 800, प्रोबेबिलिटी 0.3, अदरवाइज अ प्रॉफिट ऑफ 500 और 0.3 की प्रोबेबिलिटी थी 800 के प्रॉफिट के, तो 500 की हो जाएगी बैलेंस 0.7, 1 होती है टोटल प्रोबेबिलिटी, 0.3 थी इसकी तो बैलेंस हो जाएगी 500 की। तो दिस इज 240, 7 5 जा 35, सो टोटल 590। सो ऑप्शन बी की है एक्सपेक्टेड वैल्यू 590 कि ऑन एन एवरेज 590 ऑप्शन बी में आएंगे। लेट्स गो फॉर ऑप्शन सी। 1000 ऑफ प्रोबेबिलिटी 0.7, 500 विथ प्रोबेबिलिटी 0.1, अदरवाइज अ लॉस। सो लॉस, अब टोटल 1 में से 0.7 यहाँ यूज हो गया, 0.1 यहाँ यूज हो गया, मतलब 0.8 यूज हो चुके हैं, तो 0.2, तो 700, 0.1 दैट मीन्स 50 और ये 80 नेगेटिव। सो दिस इज 670, सो इसकी होगी 670। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन ए इज द हाईएस्ट, दैट इज 750। सो हमारा आंसर ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन ए वुड बी चोजन। ठीक है, नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग 6। अ डिसीजन मेकर इज फेस्ड विद द फॉलोइंग ऑप्शंस which can result in profit shown। अब ऑप्शन 1 कह रहे हैं हाई सेल अगर हम करेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है तो इतना होगा, मीडियम सेल इतना, लो सेल पे इतना, मतलब हमें 3 ऑप्शंस दिए हुए, वहां पे 2 ऑप्शन थे, यहाँ पे 3 ऑप्शन है। इफ द इंटेंशन इज टू मैक्सिमाइज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट
विच ऑप्शन शुड बी टेकन, तो हम सबकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल देंगे। पहला ऑप्शन 1 की निकालते हैं, 0.5 इंटू 50,000, दिस इज 25,000. 0.5 into 50,000 is 25,000. Then 0.4 into 10,000 is 4,000. 0.1 into 60,000 नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव ये। तो ऑप्शन 1 की जो प्रोबेबिलिटी है 25,000 प्लस 4,000 माइनस 6,000, सो दिस इज 23,000। तो ऑप्शन 1 की प्रोबेबिलिटी 23,000। ऑप्शन 2, 5 into 4, 20,000. This is 4,000. This is negative 2,000. So 20 plus 4, 24 minus 2, 22,000. और C की है 5 3s are 15,000. 15 4s are 6,000. और इसकी 0, that means 21,000. तो ये हमारी तीनों एक्सपेक्टेड वैल्यूज आ गई। सिंपल मैंने ऑप्शन 1 की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया और तीनों की प्रोबेबिलिटी का टोटल कर दिया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन 1 इज सी बेटर। कमेंट ऑन द रिस्कीनेस ऑफ द चॉइस फेसिंग बाय द डिसीजन मेकर। सो इसका कोई फायदा नहीं है। अब इसमें द पॉइंट इज, जैसे मैंने सॉल्यूशन में देखा है, इसका सॉल्यूशन में एक लाइन लिखी हुई है कि नोटिस दैट ऑप्शन 1 इज वेरी रिस्की with 10% chance of making a greater loss than maximum profit possible. Many decision maker would choose option 2 as it has very similar expected profit with considerably low risk. अब मतलब क्या है, although this option has expected value of higher than the others, but यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। 1% चांस है कि हमारा -60,000 का लॉस हो सकता है। मतलब वैसे 50% चांस है कि हमारा 50,000 का प्रॉफिट होगा, 40% चांस है 10,000 का प्रॉफिट होगा, लेकिन 1% चांस है कि हमारा 60,000 का लॉस भी हो सकता है। लोग क्या टारगेट करते हैं? लोग टारगेट करते हैं कि हमारे लॉसेस कम से कम हो, लॉसेस कम से कम हो। जितने लॉसेस कम होंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। प्रॉफिट कम हो चलेगा बट लॉसेस सबसे कम हो। ऐसे ऑप्शन 2 में हमारे लॉसेस काफ़ी कम है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी देखा जाए इसके आसपास ही है। तो कई पर्सन विल चूज ऑप्शन 2। क्यों? क्योंकि ऑप्शन 2 में रिस्क हमारा काफ़ी कम है। ऑप्शन 3 में तो रिस्क है ही नहीं। मैं तो ऑप्शन 3 भी बोल सकता हूँ कि ऑप्शन 3 इज बेटर, क्योंकि यहाँ पे रिस्क ही नहीं है। जो भी हो, या तो तुम्हारे को 30,000 आएंगे या 15 या कुछ नहीं आएगा, लेकिन ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं कि तुम्हारी जेब से कुछ जाए। लॉस का चांस ही नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन 3 कैन बी अ गुड ऑप्शन, ठीक है। सो दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब आती है गाइस लिमिटेशन। लिमिटेशन तुम एक बार पढ़ लेना, जस्ट रीड ना। इसके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आने का चांस होता है और कुछ मुश्किल भी नहीं है समझने के लिए, इट्स वेरी इजी। तो ये बस तुम पढ़ लेना। अब आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसको एक बार पढ़ते हैं, देन समझेंगे। वी विल नाउ कंबाइन व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट प्रोबेबिलिटी विद व्हाट वी लर्नड अबाउट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन and look at the normal distribution. Distributions refer to the way data is spread out. In the following section, we will use the notation this means mean and this means standard deviation. This is mean and this is standard deviation. Consider the following histogram. हमें कुछ डिटेल दी हुई है, फ्रीक्वेंसी ये और टाइम ये 10 मिनट 10 मिनट्स में ये होता है, नेक्स्ट 10 मिनट्स में फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, नेक्स्ट 10 में कम। इसमें ये एक हमें एक चार्ट दिया हुआ है, हम इसको भी डिटेल में नहीं करना। आगे हमें कुछ और फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि फर्स्ट 5 वीक में सेल इतनी होती है, उसके बाद ज़्यादा, उसके बाद ज़्यादा, उसके बाद ज़्यादा, लाइक दैट, ठीक है। We can see that distribution and spreading out of the data is different in each of these examples. Now consider the following histogram. अब एक ही हिस्टोग्राम है, अभी मैं नहीं बता रहा क्या हिस्टोग्राम है, कैसे है, मैं खुद इसको अच्छे से समझूंगा, अच्छे से करेंगे फिर बताऊंगा। बट अभी के लिए हम सिर्फ जैसा ये बोल रहे हैं वैसा समझ रहे हैं। In this case, the data is symmetrical and peak is in the center. This is called a normal distribution. We can draw a line around this distribution to show the shape more clearly. This is called bell curve. मतलब ये चीज, this is called a bell curve. आगे ये इन्होंने भी कर दी, वेरी गुड। We will use this bell curve throughout this section to show a normal distribution.
Normal distribution can be found when we measure things such as exam results, staff performance grading, the height of group of people, etc. The normal distribution has the following characteristics. The mean is shown in the center of the diagram. मतलब center of diagram हमारा mean होता है. The curve is symmetrical about the mean. This means that 50% of the value will be given below the mean, 50% will be above the mean. कि mean तो हमें पता है, ये mean का मतलब होता है center, average मतलब center एक तरह से. तो कुछ value mean के left में होगी, कुछ value mean के right में होगी. The mean, the median and mode will all be the same for normal distribution. ये mean हमारा mean, medium और mode एक ही चीज़ होगी कि सारा हमारा middle value है, सारी middle value है, that will be mean. How far the value spread out from the mean is the standard deviation. मतलब mean से लेके जितना जितना ये दूर होता जा रहा है, that is called standard deviation. जितना जितनी values दूर होती जा रही है mean से, that means अगर यहाँ पे हम हैं तो हमारी जो value है this is mean से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो the difference between mean and our value is called standard deviation. This can be seen in the following diagram. आगे the total area under the curve is equal to 1. पूरा area curve का 1 होता है. From this we can look at this set. अब इसमें आगे देखते हैं. So guys, basically हमें ये जो चार्ट है ये क्या समझा रहा है, मैंने ये सारा एक बार रीड करा है, तो इसे तुम्हें मैं चीज़ बताता हूँ. देखो, ये हमारे को एक एरिया दिया हुआ है जिसके अंदर हमारा डेटा लाई करता है. डेटा कैन बी यहाँ, कैन बी यहाँ, कैन बी यहाँ, कैन बी हेयर, कैन बी हेयर. डेटा इसमें से कहीं भी हो सकता है. ठीक है. तो पॉइंट ये कहता है हमारा कि जो हमारी ये वैल्यू है +1 एंड -1, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन +1 और -1 के बीच में 68% ऑफ डेटा होगा हमारा. मतलब नॉर्मली 68% डेटा, क्योंकि मीन का मतलब क्या होता है, मिडिल वैल्यू. नॉर्मली हमारी जो मिडिल वैल्यू होती है दैट इज जो वैल्यूज हमें दी होती हैं उसकी एवरेज. तो 68% डेटा हमारा मीन्स के पास होगा. -2 और इसके बीच में मोस्ट ऑफ द डेटा 95% डेटा हमारा -2 से +2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में होगा. और टोटल अगर मैं -3 से लगा के चलूँ तो -3 और +3 के बीच में 99.7% हमारा डेटा होगा. बाकी जो बहुत ही कम है वो इससे भी बाहर होगा, मतलब मीन से काफ़ी दूर होगा डेटा. सो क्रक्स हमारा ये बनता है, जितना डेटा हमारा मीन के पास है, जितना ज़्यादा मीन के पास है, दैट मीन्स उतनी वैल्यू हमारी जितनी मीन की वैल्यू थी उसके पास उसकी होगी. फ्रॉम दिस वी कैन सी दैट इफ वी लुक एट सेट ऑफ डेटा विच फिट्स अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, the majority of value will occur closer to the mean with fewer and fewer occurring further from mean. We move, जितना दूर जाते रहेंगे उतनी उतनी हमारी वैल्यूज डेटा की कम होती चली जाएंगी. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर टोटल सेट ऑफ डेटा इज 100, तो 100 में से 20 यहाँ है, 20 यहाँ है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, या चलो 30 यहाँ है, 30 यहाँ है, 30 हमारा यहाँ लाई कर रहा है, जस्ट एन एग्जाम्पल कह रहा हूँ. उसके बाद यहाँ पे हमारा 20 लाई कर रहा है, या 20 नहीं 15 यहाँ लाई कर रहा है, 15 यहाँ लाई कर रहा है, 10 यहाँ लाई कर रहा है, 10 यहाँ लाई कर रहा है. ठीक है. आई थिंक ये 5 बोल देता हूँ, 5 यहाँ लाई कर रहा है, 5 यहाँ लाई कर रहा है. ऐसे हमारा डेटा लाई करता है. अब इसके जब क्वेश्चंस करेंगे उससे तुम्हें ज़्यादा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा. पॉइंट सिर्फ ये याद रखना, जो वैल्यू इस लाइन के जितनी पास है दैट मीन्स उतनी हमारी वैल्यू मीन के बराबर है. We know that the mean and standard deviation for a distribution, we can work out the percentage chance probability of certain value occurring. For example, a light bulb manufacturer may want to know how many bulbs will fail after certain amount of time, or a chocolate bar manufacturer may want to know how many chocolate bars will weight less than minimum weight shown in the packaging. As the curve is symmetrical, the values of the positive side will be exactly the same as value on the negative side. In this way, we can calculate either and assume that it will be in the same on the other side. For example, if chocolate bar manufacturer has found that 0.05% of the bar were lower
than the acceptable weight, then 0.05 bar will also be higher than the acceptable weight. So this is just an assumption that we take in normal distribution. क्वेश्चन करते हैं इसका, पहले फॉर्मूला पढ़ लेते हैं. To use the tables, we must first convert our normal distribution into standard normal distribution. A standard normal distribution has a mean of 0, standard deviation of 1. जैसा हमने पढ़ा था कि मीन 0 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, या तो +1 या -1, -2, -3. This special distribution is denoted by Z and can be calculated at Z is equal to X minus mean divided by standard deviation. X minus mean divided by standard deviation. ये हमें उसका स्कोर पता चल जाएगा, +1 -1 जो भी है. X जो भी हमें वैल्यू गिवन है, माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा इजी होगा. RST is a food processor specializing in dry fruit and nuts. The dry fruit and nut are prepared within the factory and packed into smaller bags which are sold in snacks in supermarkets. The weight of snack bags are normally distributed with a mean weight of 70 gram and standard deviation of 5 gram. RST can use normal distribution to calculate probability that the bag selected at random would be acceptable weight. The food processor would like you to know the probability that the bags selected at random weight less than 60 gram. कि 60 ग्राम से कम वेट कितने परसेंटेज है, कितने का होगा, उसका स्कोर क्या है. द प्रोबेबिलिटी दैट द बैग सिलेक्टेड एट रैंडम विल वेट लेस देन 60 ग्राम. तो हमें चाहिए वैल्यू 60 माइनस मीन 70 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 5. तो 60 माइनस दिस डिवाइड बाय इज -2. सो -2 विल बी दी स्कोर. हमें सिर्फ स्कोर निकालना है इसमें. ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, ये हम जब अभी क्वेश्चन करेंगे कि 2 को हम कहां डिनोट करेंगे, कैसे करेंगे, वो मैं बताता हूं अभी. लुकिंग अप द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स, वन वी हैव कैलकुलेटेड द Z स्कोर, वी कैन लुक दिस अप इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टू फाइंड आउट द एरिया अंडर द कर्व विच इक्वेट्स टू द परसेंटेज चांस दैट्स अकरिंग. जैसे इफ वी हैव कैलकुलेटेड Z स्कोर ऑफ 1, so from the table the value of 1 is 0.3413. 1 की वैल्यू हमें दी हुई है 0.3413. दिस मीन्स दैट अगर इसकी परसेंटेज निकालनी है तो 0.3413 इंटू 100%, दैट मीन्स 34.13 इज द एरिया शोन फ्रॉम 0 to 1. मतलब अगर 1 की वैल्यू इतनी आई है तो 0 to 1 का जो एरिया है दैट विल बी 34.13%. तो जो भी हमें डेटा गिवन है 34% प्रोबेबिलिटी है कि डेटा मीन से आगे होगा. 34% प्रोबेबिलिटी है कि डेटा हमारा मीन से आगे होगा. ठीक है, 34% प्रोबेबिलिटी है कि जो भी हमारा आंसर आएगा वो इस मीन से आगे होगा और इतना पास होगा एवरेज के. फ्रॉम दिस वी कैन डिडक्ट दैट we can find that 34.13 would be the area shown from 0 to -1. So यहाँ पे भी 0 to -1 भी 34.13 होगा. So we can say that 68.26 value will fall within standard deviation 1 to -1. मतलब जो भी हमारा ये मीन है, मीन के आसपास की वैल्यू चाहे ऊपर हो चाहे ज्यादा हो, 68.26% वैल्यू हमारी मीन के आसपास ही आएगी. जो भी हमने मीन निकाला है 68.26% मीन के आसपास की ही वैल्यू हमारी आएगी. इलस्ट्रेशन करके देखते हैं एक बार, इलस्ट्रेशन ज्यादा क्लियर होगा. व्हाट इज द टेबल वैल्यू ऑफ Z इज इक्वल टू 2.63. अब अगर हमारा आंसर 2.63 आया है तो इसको हम कैसे शो करेंगे, 2.6 एंड 0.03. तो 2.6 0.03 ये वैल्यू हमारी आ रही है 0.4957. ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा. तो 2.6.03, तो 2.63 की जो वैल्यू है दैट इज 0.4957. दैट मीन्स 49.57%. इसको अगर मैं ग्राफ में शो करूं, जो इन्होंने यहां नहीं करा हुआ, ये हमारा मीन है 1 -1 1
2 3, सो 1 2 3 -1 -2 -3 ये हो गया 0. सो 2.6 मतलब अप्रॉक्सीमेटली हेयर. सो 2.6 2.6 49.57. दैट मीन्स ये वाला एरिया जो हमारा है दिस इज 49.57 और ये वाला एरिया भी 49.57 क्योंकि लेफ्ट और राइट में सेम ही आते. तो 49.57, तो दैट मीन्स 99.14% वैल्यूज 99.14% वैल्यू हमारी इस एरिया में फॉल करेगी. दैट मीन्स मीन के हम अगर, और इसके बाहर जो वैल्यू है दैट मीन्स पॉइंट दिस वैल्यू हमारी इससे भी दूर जाएगी, मीन से काफ़ी डिस्टेंस दूर रहेगा. हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कि जो हमें वैल्यूज दी गई हैं वो मीन से कितना दूर है. अगर हमारे को जैसे दिया हुआ है कोई वैल्यू 20 10 30 90, तो अगर मैं इसका एवरेज निकालूं 20 + 10 + 30 + 90 तो 150 आ रहा है. 150 डिवाइड बाय 4 दैट मीन्स 37.5 मेरा मीन आ रहा है. 37.5 इज एवरेज यानी मीन. तो ये वैल्यू कितनी दूर है, ये वैल्यू कितनी दूर है, ये वैल्यू कितनी दूर है और ये वैल्यू कितनी दूर है. दिस इज व्हाट वी आर फाइंडिंग इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, RST a फूड प्रोसेसर स्पेशलाइजिंग इन दिस. तो हमें सब कुछ ही क्वेश्चन में गिवन है. द स्कोर ऑफ Z इज 0.02. हम इस स्कोर हमने क्वेश्चन में निकाला ही था, पुराने वाले जो क्वेश्चन हमने करा था. रिक्वायर्ड कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट बैग सीड्स फ्रॉम रैंडम वेट्स लेस देन 60. अब लेस देन 60 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. देखो 0.2, अब 0 0 है उसके आगे, दैट मीन्स दिस इज चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो डजंट मैटर, दिस इज 2.00. सो 2.00 इज 0.4772, दैट मीन्स 47.72%. 47.72%, दैट मीन्स मीन का इतनी वैल्यू दिस इज 47.72% और यहां पे भी सेम ही आ जाएगा. तो दिस इज ऑल्सो 47.72% और वी कैन से, तो दैट मीन्स जो 0.60 की वैल्यू है हमारी, अब प्रोबेबिलिटी जो हमें निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 60 grams, probability of getting 60 grams will be 0.4772% या 47.72% के इस वैल्यू के आने के चांसेस 47.72% है क्योंकि ये वैल्यू यहां पे लाई कर रही है. ठीक है, दिस वैल्यू इज कमिंग हियर. सो दैट देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बैग सिलेक्टेड एट रैंडम लेस देन 60 ग्राम वुड बी 0.5. सॉरी गाइस, मैं इसमें गड़बड़ बोल गया. अच्छा सॉरी, क्वेश्चन में लिखा था गाइस, क्वेश्चन में निकालना था कि ये बताओ कि लेस देन 60 ग्राम के वेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. लेस देन 60 ग्राम के वेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. मीन है हमारा 70 ग्राम, तो 60 ग्राम मतलब वो इससे कम आ रहा है. मीन है 70 ग्राम तो 60 ग्राम इससे कम आ रहा है. तो हमें पता लगा कि 60 ग्राम तक की जो प्रोबेबिलिटी है वो है ये, विच इज 47.72 और 47.72%. ये हमें पता लगा कि 60 ग्राम तक आने की वैल्यू हमारी इतनी है. तो ये जो डार्क एरिया है इसकी कितनी परसेंटेज होगी. तो देखो पॉइंट गाइस, ये जो हमारी मिडल लाइन है दिस इज 50%. 50% राइट में जाता है, 50% लेफ्ट में जाता है. अब हमें नेगेटिव निकालनी है वैल्यू, दैट मीन्स इससे पीछे वाली निकालनी है. तो पीछे वाली 47.72% तो 60 ग्राम में है, तो 50% माइनस 47.72, 50 माइनस 47.72, दिस इज 2.28%. दैट मीन्स 60 ग्राम से कम आने की प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज 2.28%. मैंने 60 ग्राम तक का पहले Z फैक्टर निकाल दिया. Z फैक्टर निकाल के मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी. यहां से मेरे को प्रोबेबिलिटी पता चल गई. अब ये मुझे पता है 60 ग्राम तक की प्रोबेबिलिटी है, तो 60 से कम वाले की प्रोबेबिलिटी 2.28% होगी. आगे क्वेश्चन करते हैं. देखो, कंसीडर द एरियाज अंडर द फॉलोइंग ग्राफ्स, लुक अप टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ शेडेड एरियाज. TE इज द ऑब्जर्वेशन यूज फॉर टेबल एंट्री. अच्छा, हमें दिया हुआ है 0 to 1. The probability that our Z score falls between 0 to 1
टेबल 1 की हमें दी हुई है, तो दिस इज 34%। सिंपल है गाइस, इसमें तो कुछ खास नहीं है। देखो गाइस, अब अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, मैं तुम्हें तरीका बता देता हूं, ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। हाउ टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। अब सबसे पहले हमने निकाला z इज मोर देन, z इज, हमने जो वैल्यू निकाली वो इस एरिया की निकाली। हमें इसमें निकालना, जो क्वेश्चन हमें है कि z इज लेस देन 2.1, 2.1 से लेस है z, दैट मीन्स इससे पहले का सारा आ गया 2.1, 1, -1 ये। तो हमें इस शेडेड एरिया की पूरी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसका तरीका क्या होगा, ये पार्ट तो पूरा 50% है, तो 50% प्लस 2.1 की वैल्यू क्या होती है, तो 2.1 की जो हमें वैल्यू पता है दिस इज 48.21, तो प्लस 48.21, 50 प्लस 48.21 दैट, एक मिनट, 50 प्लस 48.21 दैट मीन्स इस पूरे शेडेड एरिया की वैल्यू 98.21% है, कि यहां तक की वैल्यू इज 98.21%। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे गाइस, इसका तरीका क्या है, हम पहले निकाल लेंगे यहां तक की वैल्यू, फिर निकाल लेंगे यहां तक की वैल्यू, दोनों की वैल्यू निकाल के जो भी परसेंटेज आएगा उनको माइनस कर देंगे, तो ये शेडेड एरिया का आंसर आ जाएगा। मैं क्वेश्चन से देखिए कराता हूं, जहां पे हमें टेबल गिवन होगा उससे करते हैं। क्योंकि इसमें इन्होंने टेबल दिया नहीं हुआ, तो इट्स बेटर कि हम क्वेश्चन करके करें, ज्यादा बेटर रहेगा। अब ये करते हैं, देखो गाइस हमें निकालना है इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन दिस इज, इसमें हमें चार्ट देखना पड़ेगा पहले। देखो गाइस, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन का चार्ट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के चार्ट से हमें वैल्यूज निकालनी है। लेट्स डू वन थिंग, मैं स्प्लिट में करता हूं इसका आंसर, स्प्लिट में ज्यादा इजी रहेगा। सो गाइस, ये मैंने स्प्लिट स्क्रीन में ओपन कर लिया। ये चार्ट हमें, स्टैंडर्ड डेविएशन का चार्ट तुम्हें बुक की स्टार्टिंग में गिवन है, तो यहां से हम आंसर निकालते हैं अपना। दिस इज टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 17। तो देखो हमें इसमें निकालना है, मैं इसमें हर एक केस समझाता हूं। तो ये वाली वैल्यू हमें निकालना है 0, z 2.3, दैट मीन्स दिस इज 0, यहां पे कहीं फॉल करता है 2.3, तो z इज लाइंग बिटवीन 0 to 2.3, तो 0 और 2.3 के बीच में आ रहा है, दैट मीन्स जो z है वो है ये जो शेडेड एरिया मैंने भरा हुआ है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 2.3 की वैल्यू हम स्टैंडर्ड डेविएशन में देखते हैं। सो यहां पे देखते हैं 2.03 सॉरी गाइस, 2.03। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में 2, यहां पे 2.3 नहीं देखना हमें, वी हैव टू सी 2.03, तो 2.0 देन 3, सो 2.03 वैल्यू जो हमारी आ रही है दैट इज 47.4788, सो 0.4788, और आई कैन से 47.88% चांस है z के, 47.88। नेक्स्ट करते हैं जल्दी से, z इज लाइंग बिटवीन -1.27, तो यहां पे आ जाएगा -1.27 और 0, तो -1.27 और 0 ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो -1.27/0, तो माइनस प्लस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो 1.27 यहां पे देखते हैं 1.2 और ये है 7, तो 1.27 की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 39.80, सो दिस इज 39.80%। तो मैं यहां पे आंसर लिखता रहता हूं, इसका मेरा आंसर आया था आई थिंक 47.88%, इसका मेरा है 39.80%। थर्ड हमारा है स्टैंडर्ड डेविएशन का, PZ इज ग्रेटर देन 0.55। अब ग्रेटर देन 0.55 मतलब यहां से आगे की वैल्यू, लेट्स से दिस इज 0.55, Z इससे ज्यादा है, इससे बड़ा है, Z इससे बड़ा है। तो इसका तरीका क्या है, हम पहले Z तक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो Z इज ग्रेटर देन 0.55, तो 0.55 की वैल्यू 0.55, तो 0.55 इज 20.88, तो 20.88% 0.5 की आ रही है, ठीक है। Z इससे आगे का सारा एरिया है, तो ये मैंने बताया था 50 होता है,
तो 50 माइनस 20.88, तो 50 माइनस 20.88, सो दैट मीन्स 29.12% मेरा आ गया यहाँ पे Z। ये याद रखना गाइज, ये जो मिडिल वैल्यू होती है दैट इज 50%, ये मिडिल वैल्यू इज 50%, ये भी 50, ये भी 50, तो दिस इज 50 होती है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, अगर हमें रिमेनिंग एरिया निकालना है तो 50 से माइनस करना पड़ेगा, नॉट बाय 100। ठीक है गाइज। नेक्स्ट, PZ इज लेस देन माइनस 1.55, तो माइनस 1.55 विल लाई हियर। हमें निकालना है Z इज लेस देन मतलब ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे, पहले 1.55 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1.5 और यहाँ से 5, 1.5 इज 43.94, सो ये जो मेरा एरिया है 43.94, तो 50 माइनस 43.94 दैट मीन्स 6.06, तो 6.06% मेरा ये आ गया वैल्यू Z की। आगे करते हैं गाइस जल्दी से। Z इज ग्रेटर देन माइनस 1.23, अब माइनस 1.23 यहां कहीं लाई करेगा। Z इज ग्रेटर देन माइनस 1.23, ग्रेटर देन मतलब ये सारी वैल्यू, मतलब कुछ भी हो सकता है इसके आगे का सारा। Z इज ग्रेटर देन माइनस 1.23, दैट मीन 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है Z। तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां तक की वैल्यू निकालते हैं। 1.23 इज 39.07, ये आ गया 39.07। ठीक है, तो 39.07 तो मेरा ये वाला एरिया है 39.07, ये पूरा तो 50 होगा, वन साइड 50 होता है, तो 39.07 प्लस 50 प्लस 39.07 दिस इज 89.07, मेरा आंसर आ जाएगा 89.07%। हमें जो यहां समझना है गाइस, मेन वो समझना है ये चीज कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ये समझ लिया तो हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। और मिडिल वैल्यू हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की 50 रहती है। Z इज लेस देन 0.88, तो 0.88 यहां कहीं फॉल करेगा क्योंकि प्लस में है, तो 0.88 तक की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। 8 और 8, दिस इज 0.3106, तो 31.06 मेरी वैल्यू आ गई। तो यहां तक जो मेरी वैल्यू आई है, ये वैल्यू दिस इज 31.06। हमें लिखा हुआ है Z इज लेस देन दिस वैल्यू, दैट मीन Z कैन बी नेगेटिव एज वेल, तो हमें ये सारी वैल्यू निकालनी है। तो दिस प्लस 50 कर लेंगे, तो 81.06% इज दी वैल्यू। नेक्स्ट करते हैं गाइस, ये मैं तुम्हें सारे इसलिए करा रहा हूं ताकि तुम क्वेश्चन अच्छे से समझ जाओ। कोई डाउट हो किसी को तो वो 2-3 बार दोबारा देख ले मैंने कैसे करा है। मेन तुम्हें जो समझना है वो ये इक्वेशन समझनी है। इसका मतलब है कि Z इनके बीच में फॉल कर रहे हैं, लेस देन है तो पूरा लेस देन, ग्रेटर देन है तो पूरा आगे तक चला जाएगा। P इज माइनस 0.91 यहां पे कहीं आएगा, और 1.08, तो Z जो है Z लाइज बिटवीन हेयर, Z यहां पे कहीं आ रहा है, इस पूरे में आ रहा है। तो Z की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले हम 0.91 देखते हैं, तो 0.91 इज 31.86, इस पार्ट का एरिया है 31.86%, और इससे 1.08 35.99%। तो यहां से यहां तक इसका एरिया है 31.86, यहां से यहां तक एरिया 35.99, इनका टोटल कर लेते हैं 31.86 प्लस 35.99, तो 67.85% हमारी ये वैल्यू आ गई। अब P लाइज बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस, ये देखना, ये मैं थोड़ा अच्छे से करा देता हूं। P lies between 0.23 यानी 0.23 and 0.34. P lies between 0.23 and 0.34, that means यहां पे कहीं पे आ रहा है P।
हमें ये वैल्यू निकालनी है 0.23 एंड 0.34। अब पहले 0.34 निकालते हैं। 0.34 इज 0.34, सो 0.34 इज 13.31, सो ये आ रहा है 13.31। दैट मीन्स यहां से यहां तक का सारा एरिया हमारा है 13.31%। 0.23 पे हमारी वैल्यू आ रही है 0.910, दैट मीन्स 9.10%। दिस इज 9.10%, दैट मीन्स ये एरिया है हमारा 9.10। हमें निकालना है ये वाला एरिया, तो 13.31 माइनस 9.10, सो दैट इज 4.21। तो ये जो मेरा एरिया है ये 4.21% आ गया, तो दिस इज 4.21। दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है गाइस, ये हमें दिया हुआ है इलस्ट्रेशन। ये इलस्ट्रेशन तुम पढ़ लेना, मैं सीधा टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग कराता हूं। अब ये देखते हैं एक बार, टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 18। A machine produces components with diameter of 5 centimeter and standard deviation of this, तो मीन ये है, standard deviation इतना है। The production of this component follows a normal distribution. What is the proportion of components produced will have diameter of the following dimensions between 5 and 52 centimeters. 5 and 52 centimeters का हमारा क्या वैल्यू आएगी? तो इसमें सबके लिए हमें डिफरेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो, अब यहाँ पे हमें निकालनी है वैल्यू बिटवीन 5 एंड 52। तो पहले 5 एंड 52 का, इन दोनों के बीच का हम वो निकाल लेते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा था। तो 5.2 माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, सो दिस इज 0.2 डिवाइड बाय 0.1, तो दिस इज 2। सो 2 हमारी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे को निकालना है 5 और 5.2 के बीच में क्या वैल्यू आएगी। तो ये हमें पता लग गया इस चार्ट में, ये हमें पता लग गया कि ये है हमारा 0 यानी मीन हमारा 5, 5.2 ग्रेटर वैल्यू है तो यहां आएगा, ये आ रही है 2 पे, दिस इज फॉलिंग ऑन 2। तो अब हमें देखना है कि इस 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अच्छा गाइस सॉरी, इसमें क्वेश्चन, हाँ ठीक है, तो पहले इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। 0.4772, दैट मीन्स हमें निकाल दें 5 to 5.52, दैट मीन्स 5 to 5 ये वैल्यू, दिस इज 47.72%। इसकी वैल्यू हमारी आ रही है 47.72%। अगर इससे कम होती तो वैल्यू अलग होती। तो यहां से पहले मैंने अपनी z निकाल दिया, z निकाल के इस ग्राफ पे डाल के अपना आंसर निकाल दिया। सिर्फ एक पार्ट में और कराता हूं, बाकी सारे तुम्हारे होमवर्क होंगे। देखो जैसे हम करते हैं ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट करते हैं, या चलो पहले ये 2 पार्ट करा देता हूं, ज्यादा इजी रहेगा तुम्हारे लिए। बिटवीन 4.9 एंड 5, तो मीन इज 5, तो 4.9 माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, सो दिस इज 0.5 डिवाइड बाय -1, ओ सॉरी 4.9 माइनस 5 डिवाइड बाय 0.1, तो 0.1 डिवाइड बाय 0.1, दिस इज 1, तो z मेरा आ गया 1, ओ सॉरी -1 आएगा, दिस इज माइनस वैल्यू, तो -1 इज z, -1 यहां फॉल करेगा, तो मतलब मुझे 4.9 और 5, तो मीन 5 है मेरा, तो 5 और 4.9 के बीच में वैल्यू निकालनी है, तो दिस इज 1 मेरा है 34.13, सो 34.13%। ठीक है, अब निकालने ओवर 5.15। अब ओवर 5.15 का मतलब क्या है कि 5.15
अब ये पॉजिटिव वैल्यू है तो राइट साइड में आएगी। 5.15 से ऊपर कितनी वैल्यू है हमें ये सारा निकालना है। तो पहले तो इसका z निकाल लेते हैं। 5.15 माइनस 5 डिवाइड बाय 0.1 दैट इज 0.15 डिवाइड बाय 1, तो दिस इज 1.5। ये वैल्यू मेरी आ गई 1.5। तो 1.5 अगर मैं चार्ट में देखूं 1.5 दिस इज 0.3531, सो दिस इज 0. या परसेंटेज में लिख लेता हूं 35.31%। तो ये वैल्यू है 35.31। टोटल ये एक साइड का होता है 50, तो 35.31, तो 50 माइनस 35.31 दिस इज 14.69। दैट मीन्स जो हमारा आंसर आ रहा है दिस इज 14.69। तो सी का आंसर आ रहा है हमारा 14.69%। एक सेकेंड गाइस, मैं आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ करी है। 1.5 तो ये आता था, सॉरी गाइस, 1.5 की जो हमारी वैल्यू आती है दैट इज 43.32। तो यहां तक की जो मेरी वैल्यू है दिस इज 43.32%। तो 43.32%, तो टोटल होता है 50, तो 50 माइनस 43.32% इज 6.68। दैट मीन्स जो हमारा आंसर है इसका दिस इज 6.68%। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग इतनी प्रोबेबिलिटी है कि ओवर 5.15 सेंटीमीटर आंसर आएगा। ऐसे अब इन दोनों का आंसर निकाल देना। तो ये कैसे निकलेगा ग्राफ में, बिटवीन 4.8 टू 5.1, तो 4.8 टू 5.1 ये वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तुम दोनों का z निकालोगे, फिर दोनों की परसेंटेज निकाल दोगे और दोनों को ऐड कर दोगे। बिटवीन 5.1 एंड 5.2 ये सेम जैसा मैंने ऊपर एक क्वेश्चन करवाया था, ये वाली वैल्यू ये वाली दोनों का निकाल के दोनों को माइनस कर दोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो दिस इज सिंपल नॉट डिफिकल्ट, और इसी के साथ तुम्हारे चैप्टर खत्म होता है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज गाइस एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।